हेलो स्टूडेंट्स, अपन मानव में श्वसन तंत्र रेस्पिरेटरी सिस्टम इन ह्यूमन पढ़ रहे थे। श्वसन में अपन ने श्वसन तंत्र की संरचना और क्रियाविधि को पढ़ा। क्रियाविधि में अपन ने पढ़ा कि किस प्रकार से एक्सपायरेशन होता है, किस प्रकार से इंस्पायरेशन होता है, और जो पक्ष कुहर की संरचना है उसका भी अपन ने अध्ययन किया। कुछ स्टूडेंट्स ने मुझसे पूछा है कि सर जो सांस की दर है वो कितनी है, तो औसतन 16 से 20 सांस प्रति मिनट माना गया है। कुछ ने पूछा है जो ट्रेकिया में उपस्थित छल्ले होते हैं वो किस प्रकार के होते हैं, तो स्टूडेंट वो सी आकार के होते हैं और पृष्ठ सतह से खाली होता है, सीयों ऊपर से खाली। ट्रेकिया में जो छल्ले हैं वो ब्रोंकस में भी है, ब्रैक्यूल्स में जाकर वो ट्रेकिया में उपास्थित छल्ले नहीं पाए जाते। उपास्थित छल्लों का कार्य होता है सांस लेते समय, खींचते समय ट्रेकिया को पिचकने से बचाना। अगर वो उपास्थित छल्ले नहीं होंगे और सांस खींचेंगे तो ट्रेकिया पिचक सकती है और मृत्यु हो सकती है। अब अपन पढ़ते हैं कि लंग्स में इंस्पायरेशन और एक्सपायरेशन में, निश्वसन में, उच्च श्वसन में कितनी वायु आती है, कितनी जाती है, लंग्स में कितनी वायु हमेशा रहती है। तो फेफड़ों में वायु के विभिन्न प्रकार के आयतन जो है उन्हें श्वसन संबंधी आयतन या पल्मोनरी एयर वॉल्यूम्स कहा जाता है। तो इसके कितने प्रकार हैं, तो सबसे पहला प्रकार है टाइडल वॉल्यूम, ज्वारीय आयतन। जब व्यक्ति कोई एक्टिविटी नहीं कर रहा है, विश्राम अवस्था में लेटा हुआ है, और उस समय जितनी वायु इनटेक अंदर ले रहा है, जितनी वायु बाहर छोड़ रहा है, उस श्वसन को ज्वारीय श्वसन कहते हैं और उस वायु के आयतन को ज्वारीय आयतन कहते हैं। तो सामान्य विश्राम की अवस्था में लगभग 500 ml वायु अंदर लेता है और 500 ml वायु बाहर छोड़ता है, इसे ज्वारीय आयतन कहते हैं। दूसरा प्रकार लेते हैं अंतःश्वसन संचयी आयतन या अंतःश्वसन आरक्षित वॉल्यूम या आयतन। इसे कंप्लीमेंट्री पूरक आयतन भी कहते हैं। क्या होता है ये, तो जब ज्वारीय श्वसन हो गया है यानी 500 ml वायु अपने अंदर आ गई, लेकिन उसके बाद पेशीय बल द्वारा और वायु को अंदर लेना, पेशीय बल द्वारा, डायफ्राम, इंटरकोस्टल मसल, इंटरनल इंटरकोस्टल मसल्स आदि के द्वारा अधिकतम बल लगाकर जितनी वायु अंदर ली जाती है उस वायु के आयतन को बोलते हैं इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। यह लगभग 2500 से लेकर 3000 तक होती है ml। तीसरा प्रकार है बहिश्वसन संचयी आयतन, सप्लीमेंटल आयतन, संपूरक आयतन। एक ज्वारीय श्वसन के बाद यानी 500 ml वायु बाहर छोड़ने के बाद अधिकतम बल लगाकर वायु को बाहर छोड़ना और वायु को बाहर छोड़ना, ये कहलाएगा एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। इसकी मात्रा लगभग 1100 ml होता है या 1200 ml। अब आता है जैविक क्षमता, फेफड़ों की अंदर कितनी वायु अंदर आ रही है और कितनी बाहर जा रही है। फंक्शनल है, आना और जाना, रुकना। तो इसमें टाइडल वॉल्यूम ज्वारीय आयतन प्लस इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम प्लस एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, ये कहलाएगा जैविक क्षमता। ये हो गया 4600 ml। यानी ये फंक्शनल है, इतनी वायु सामान्य से अंदर आ सकती है और बाहर आ सकती है। अब आता है डेड वॉल्यूम, अवशिष्ट आयतन। फेफड़े कभी भी पूरे खाली नहीं, फेफड़ों में कुछ वायु का आयतन जो हमेशा रहता है। चाहे आप एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम कर चुके उसके बाद भी
फेफड़ों के अंदर लगभग 1200 ml वायु हमेशा रहती है, कभी खाली नहीं होते हैं लंग्स। अब आता है लंग्स की टोटल कैपेसिटी, यानी फेफड़े में कुल कितनी वायु रह सकती है या आ सकती है। तो टाइडल वॉल्यूम 500 प्लस इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम 3000 प्लस एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम प्लस डेड वॉल्यूम 58। 5800 ml वायु फेफड़ों में अधिकतम रह सकती है। अब किसी की क्षमता ज्यादा हो सकती है तो 6000 तक हो जाती है, तो इसे योग द्वारा बढ़ाया जाता है। अब आता है डेड वॉल्यूम। जब श्वसन क्रिया चल रही है, इंस्पायरेशन हो रहा है, एक्सपायरेशन हो रहा है, निश्वसन हो रहा है, उच्छ्वसन हो रहा है, तो एक निश्वसन के बाद उच्छ्वसन के बाद निश्वसन, तो एक उच्छ्वसन के बाद एक्सपायरेशन के बाद जब वायु अंदर ली जाती है निश्वसन के दौरान, तो कुछ वायु श्वसन मार्ग में ही रुक जाती है या पूरी वायु बाहर नहीं निकल पाती। इसलिए कहते हैं लंबे सांस लो, लंबे सांस छोड़ो, ताकि पूरी CO2 युक्त वायु बाहर जाए। अगर छोटे सांस लेते हैं तो श्वसन मार्ग में रही हुई वायु जो बाहर निकल रही थी वापस लंग्स में, फेफड़ों में आ जाती है। जो वायु नासा कक्ष से ग्रसनी कंठ ट्रेकिया इस श्वसन मार्ग में थी और जिसको बाहर जाना था उससे पहले इंस्पायरेशन हुआ, वो वायु वापस अंदर आ गई। इस प्रकार की वायु को अपन निश्चेष आयतन कहते हैं। यह लगभग 150 ml होता है। इन सभी प्रकारों को अपन एक ग्राफ के द्वारा समझते हैं कि किस प्रकार से ये लंग्स के अंदर वायु का आयतन होता है। विभिन्न प्रकार की वायु के आयतन फेफड़ों में। तो एक ज्वारीय आयतन में लगभग 500 सीसी वायु अंदर जाती है और इतनी वायु बाहर आती है। ये मान लेते हैं 500, तो ये अंदर ले इंस्पायरेशन और ये नीचे जा रही है एक्सपायरेशन, ये इंस्पायरेशन, एक्सपायरेशन और इंस्पायरेशन। कितनी वायु है? 500। इसको बोलेंगे टाइडल वॉल्यूम। 500 ml वायु अंदर ली जा रही है, 500 ml वायु बाहर छोड़ी जा रही है, ज्वारीय आयतन। लेकिन अब मनुष्य ने अधिकतम पेशीय बल द्वारा अंतर श्वसन संचयी श्वसन कर लिया, कंप्लीमेंटल एयर को ले लिया, जिसकी मात्रा अपन कह रहे हैं इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। और अधिकतम पेशीय बल द्वारा वायु को बाहर छोड़ा, एक्सपायरेटरी रिजर्व कर लिया, तो ये एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। ग्यारह सौ के आसपास। अधिकतर पेशीय बल द्वारा वायु बाहर निकलने के बाद भी, अभी अपन ने बात की थी कि फेफड़े कभी भी पूरे खाली नहीं होते हैं। वायु की कुछ मात्रा ऐसी है जो हमेशा लंग्स में रहती है, और वो कितनी है? 1200। रेजिडुअल 1200 हमेशा रहेगी वॉल्यूम। अब बात करें अपन तीसरे पॉइंट की, चौथे पॉइंट की जैविक क्षमता, वाइटल कैपेसिटी। तो वाइटल कैपेसिटी ये है
यहां से ये ज्वारीय आयतन हुआ, ये अंतर श्वसन संचय आयतन हुआ, ये बाह्य श्वसन संचय आयतन हुआ, ये इतना वॉल्यूम ये कहलाएगा जैविक क्षमता। जैविक क्षमता। और इसके साथ में आर भी जोड़ दें, रेजिडुअल जोड़ दें, तो ये हो जाएगी टोटल लंग्स कैपेसिटी। इसको भी ऐड कर दिया तो ये हो गई टोटल लंग्स कैपेसिटी, कुल क्षमता फेफड़ों की। कुल क्षमता, टोटल कैपेसिटी ऑफ लंग्स, और ये वाइटल कैपेसिटी। तो स्टूडेंट्स ये श्वसनित वायु के आयतन हुए। कई बार स्टूडेंट पूछते हैं सर श्वसन से संबंधित कई बार प्रश्न आ जाता है, हिचकी क्या होती है? तो हिचकी डायफ्राम की क्रिया के अनियमित होने से होने वाला एक प्रकार का इंस्पायरेशन एक्सपायरेशन जो है अनकंट्रोल हो जाता है, उसका एक प्रकार है हिचकी, जिसके अंदर डायफ्राम का रोल होता है। और उबासी लेना, ये एक प्रोलॉन्ग्ड इंस्पायरेशन है, एक लंबा अंतः श्वसन है, एक लंबा निश्वसन है। जब शरीर में ऑक्सीजन की कमी होती है तब एक प्रकार से क्रिया होती है अधिकतम वायु को अंदर लेने की। इसी प्रकार से खांसी क्या है? तो खांसी भी श्वसन तंत्र का एक प्रकार है, श्वसन तंत्र का एक अनियमित प्रकार माने कि कई बार लैरिंक्स कंठ से आगे की जो वायु है उसको एक्सपायरेशन द्वारा बाहर निकाला जाता है, तब जो वोकल कार्ड वाक् है उनमें से वायु निकलती है तो खांसी आती है। तो इसमें ये अपने हुए श्वसनित आयु और श्वसन संबंधी आयतन। इसके बाद आता है श्वसन क्रिया का नियंत्रण कौन करता है? तो श्वसन एक अनैच्छिक क्रिया है। अनैच्छिक क्रियाओं का नियंत्रण मस्तिष्क के मेडुला ऑब्लांगेटा द्वारा होता है। मेडुला ऑब्लांगेटा में एक श्वसन गति निर्धारक केंद्र होता है, जिसके दो उपकेंद्र होते हैं, एक इंस्पायरेटरी निश्वसन केंद्र, एक एक्सपायरेटरी उच्छ्वसन केंद्र। तो सामान्यतः इंस्पायरेटरी निश्वसन करवाया जाता है। निश्वसन जब पूरा हो जाता है तो फेफड़े में कुछ संवेदन होते हैं जो वेगस तंत्रिका को सूचना देते हैं, और वेगस द्वारा इंस्पायरेशन को रोककर एक्सपायरेशन को कराया जाता है। इसके अलावा आगे चल के आप पढ़ोगे एक न्यूमोटैक्सिक सेंटर होता है पोन्स वोरेलाई पर, जो एक्सपायरेशन के साथ मिलकर इस श्वसन क्रिया को नियंत्रण करता है। स्टूडेंट मैं समझता हूं आपको श्वसन की क्रिया विधि अच्छी तरह समझ आ गई होगी। इसमें किसी प्रकार की कोई समस्या हो तो आप मुझसे फिर कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। श्वसन की कार्य की एक अलग चैप्टर है जो बोर्ड की क्लासों में लगा नहीं रखा है, नीट में है, तो मैं अपने अलग से टॉपिक के अंदर श्वसन की फिजियोलॉजी, रेस्पायरेशन की फिजियोलॉजी या फिजियोलॉजी ऑफ रेस्पायरेशन अलग से पढ़ेंगे कि किस प्रकार गैसों का विनिमय हुआ, श्वसन के दौरान जो लंग्स में वायु आई उसमें से ऑक्सीजन कोशिका तक किस प्रकार गई, कोशिका में बनी CO2 फेफड़ों तक कैसे आई, कौन लाया, हेमबर्गर फिनोमेना क्या होता है, तो ये सब क्लोराइड शिफ्ट क्या होता है, ये सब अपन फिजियोलॉजी में पढ़ेंगे। फिलहाल इसको यहीं एंड करते हैं। इसमें किसी प्रकार की कोई समस्या हो तो आप पूछ सकते हैं। थैंक यू, धन्यवाद।